दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि कल हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। मनोहर लाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बने 9 साल हो जाएंगे और इसके साथ साथ सरकार ने दावा किया है कि सरकारी नौकरी देने में वो सबसे आगे हैं। दावे और भी कई हैं, चर्चा उन सब पर करेंगे। चर्चा करेंगे कि पुलिस पर जो काले बादल छाए हैं आजकल, आईपीएस और आईएएस के बीच जो विवाद रहता है, इसके साथ साथ चर्चा आपसे करेंगे देश और प्रदेश की राजनीति पर भी। लेकिन उससे पहले एक नज़र आज दिन भर की सुर्खियों पर डालने। दशहरे पर प्रधानमंत्री का विपक्ष पर वार, कहा जातिवाद और क्षेत्रवाद में बांटने वाले विचारों का हो दहन। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, AQI 249 पर सरकार अलर्ट, लगी कई पाबंदियां। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की केंद्र सरकार से मांग, पूरे दिल्ली सहित NCR में पटाखों पर लगे बैन। गुजरात के अरावली जिले की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 60 से ज़्यादा केमिकल से भरे टैंकर खाक। गाजा पट्टी पर ऑपरेशन हमास जारी, आतंकी संगठन के 3 शीर्ष कमांडर ढेर। हमास का खात्मा ही हमारा मकसद, इसे पूरे किए बिना नहीं रुकेंगे, बोले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। हमास पर दिए गए UN महासचिव के बयान से नाराज इजराइल, गुटरेसे का मांगा इस्तीफा। तो अब उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात कर लें कि जो हरियाणा की IAS और IPS लॉबी है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। रोज़ कभी कभी विवाद होते हैं और अब एक ताज़ा विवाद है IPS राजेंद्र मीणा का। लगता है कि IPS और IAS विभाग की गृह दिशा कुछ ठीक नहीं है, तभी तो कुछ ना कुछ बवाल मचा रहता है। कभी प्रदेश के गृह मंत्री अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं तो कभी अधिकारियों को लेकर सरकार और प्रशासन में ठन जाती है, कभी बात ट्रांसफ़र को लेकर होती है। अब एक मामला और सामने आया है जहां डेपुटेशन पर न जाने को लेकर केंद्र सरकार ने प्रदेश के IPS राजेंद्र मीणा को D-बार कर दिया है। हरियाणा के ACS होम यानी कि गृह सचिव TVSN प्रसाद ने मीणा को केंद्र में जाने के लिए रिलीव कर दिया और अब उन IPS साहब के पास यानी कि मीणा साहब के पास कोई काम बचा नहीं है। वहीं मीणा ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्य सचिव संजीव कौशल को और उन्होंने कहा है कि जो होम सेक्रेटरी हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, केस दर्ज किया जाए, और कहा है कि जो इस खत की कॉपी को उन्होंने राष्ट्रपति के साथ साथ नेशनल ST कमीशन और गृह मंत्री हरियाणा को भी भेजा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मीणा साहब का कहना है कि मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। वो कह रहे हैं क्योंकि मैं राजस्थान की अनुसूचित जनजाति से हूँ, क्योंकि मीणा ST में आते हैं, और ये कहा है कि इस सब को देखते हुए, मेरी कास्ट को देखते हुए मुझे अपमानित कर रहे हैं। हालांकि उनके इन आरोपों को जो होम सेक्रेटरी साहब हैं प्रसाद साहब, उन्होंने सिरे से नकारा है और कहा है कि मैंने उनकी रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेज दी है। 2011 बैच के IPS हैं राजेंद्र मीणा, उनका केंद्र में डेपुटेशन हुआ था, हालांकि वे गए नहीं। 4 अक्टूबर को केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें 5 साल के लिए D-बार कर दिया गया। तो ये तो बात वो थी जो सरकारी अधिकारियों में चल रही है। अब बात सरकार की। 26 अक्टूबर यानी कि कल बृहस्पतिवार को हरियाणा में मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान प्रदेश सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इसमें कहा गया है कि 9 साल के कार्यकाल के दौरान 30% बढ़ोतरी के साथ सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हरियाणा सरकार की रोजगार संबंधी जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। विपक्ष के तमाम आरोप धत्ता साबित हुए हैं। दरअसल प्रदेश की खट्टर सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान सरकारी नौकरियों में 30% के इजाफे की बात की गई है। अक्टूबर 2014 में हरियाणा में BJP की सरकार बनी थी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में दी जाने वाली नौकरियों में कहा था कि जो भ्रष्टाचार है इसको रोकेंगे। मनोहर लाल जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पर्ची और खर्ची की जो सोच है उसको बंद करेंगे, और इस सोच की वजह से हरियाणा के पात्र युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरियां नहीं मिलती, गरीब परिवार के बच्चों के लिए नौकरियों का मौका ही नहीं मिलता और युवा यह सोचने लगता है कि उनके लिए तो सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं, क्योंकि बिना सिफारिश या पैसे के सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ख़त्म किया और नाम दिया गया बिना पर्ची खर्ची की सरकार। कहा गया कि पर्ची और खर्ची का खेल जो 40 साल से भी ज़्यादा समय से चलता था उसको ख़त्म कर दिया
और ये भी कहा कि लंबे इंतजार के बाद जब गरीब परिवारों के बच्चों को सिफारिश और बिना पर्ची के, बिना पैसे के सरकारी नौकरियां मिलने लगी तो उनके चेहरों पर चमक आई। उनका सरकार में भरोसा भी बढ़ा, ये दावा सरकार का है। सरकार ने मनोहर लाल जी के कार्यकाल संभालने के दौरान यानी कि 2013 से और अब 2023 के बीच जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से लगभग 1,14,210 सरकारी नौकरी दी गई हैं, जबकि 412 सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया भी जारी है। आंकड़े बताते हैं कि जब मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे तो उनकी सरकार में 15,125 भर्ती हुई थी। वहीं साल 2004 में मुख्यमंत्री हुड्डा बने और उनकी सरकार चली 2014 तक, और उनके दोनों टर्म में जो सरकारी नौकरियां दी गई वो मनोहर सरकार के मुकाबले बहुत कम है। चुनाव के मद्देनज़र ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। अब बात करते हैं आपसे सरकार की एक और उपलब्धि की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रोहतक में हरियाणा के 124 पीएम श्री स्कूलों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय साक्षरता विभाग के सचिव संजीव कुमार और रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग 124 स्कूलों को पीएम श्री में बदलने का फैसला किया गया है। इनमें से 4 स्कूल रोहतक के हैं। इन 124 स्कूलों में सीबीएसई के तहत पढ़ाई होगी। हालांकि आज जब वो सभा चल रही थी, जब मनोहर लाल जी बोल रहे थे तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, मनोहर लाल के विरोध में नारेबाजी भी की, लेकिन सियासत के अंदर ये सब चलता है। अब जो 124 पीएम श्री स्कूल बने हैं इसका भी मान लीजिए कि कहीं ना कहीं खासकर छात्रों को फ़ायदा ज़रूर होगा। और अब एक बात और सियासत की, हरियाणा का जन्मदिन आने वाला है 1 नवंबर, हरियाणा दिवस। हरियाणा 57 साल का हो जाएगा। कई कार्यक्रम होंगे। इसके साथ साथ प्रदेश की सियासत को गरमाने वाले कार्यक्रम भी होंगे। प्रदेश की तमाम सियासी पार्टियां रैलियों के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। 2 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में रैली करेंगे। उससे पहले 29 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा में आ रहे हैं। उनके साथ हमेशा की तरह पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान भी होंगे। तो वहीं एक और रैली होगी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। 1 नवंबर को यमुनानगर के रादौर में जन आक्रोश रैली करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर जो हमलावर रहते हैं फिर रहेंगे। इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रदेश की मौजूदा सरकार के जो 9 साल पूरे होने पर जो 26 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं, जो 2 नवंबर को रैली की जा रही है वो करनाल में होगी और उस रैली का नाम होगा अंत्योदय रैली। इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। पिछले चुनाव के दौरान भाजपा को उत्तरी हरियाणा में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी और करनाल उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। यानी कि इस रैली के जरिए बीजेपी कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और पानीपत, इन जिलों के अंदर खासकर इन जिलों के मतदाताओं को साधने का काम करेगी। तो ये तो बात थी हरियाणा की। अब आपसे बात करते हैं देश की सियासत की। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव का बिगुल जैसे ही बजा, वैसे ही तमाम सभी पार्टियों ने दमखम के साथ सत्ता में आने के लिए सियासी रण में अपने दांवपेच शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जनता इन चुनाव में विधायकों के साथ साथ अपना मुख्यमंत्री भी चुनेंगी। अगर तेलंगाना की बात छोड़ दें तो बाकी 4 राज्यों में जो स्थिति बन रही है वो जनता के साथ साथ तमाम सियासी पार्टियों को असमंजस में डाल रही है। दरअसल अभी अभी नए बने इंडिया गठबंधन के भविष्य को खतरे का संकेत दिख रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आए थे और नाम रख दिया था इंडिया। कहा था एनडीए का जो विजय रथ है, एनडीए यानी कि बीजेपी का, उसको हम रोकेंगे। लेकिन जब इस नए विपक्षी गठबंधन जब से इसका गठजोड़ हुआ, इसकी मुश्किलें वैसे तो शुरू से ही हैं, लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इसने इसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लग रहा है कि इन दलों की जो एकता जो मजबूत होनी चाहिए थी वो मजबूत बनती नहीं दिख रही। पहले से ही कभी शरद पवार, कभी अरविंद केजरीवाल और कभी ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के असूलों के उलट व्यवहार करते दिखते हैं। वहीं जब अब इन राज्यों में चुनाव सामने आ गया तो इस चुनाव के अंदर गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी खड़े कर रही है। जवानी जंग चल रही है सभी पार्टियों के बीच। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी बहुत तेज है। अब जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की भी पार्टी भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। ये सब कुछ कई सवाल खड़े करता है।
बिहार में भी महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अगर नीतीश बाबू के जो बयान थे जब राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति महोदया थी जब पटना बिहार में, और पीछे भाजपा के तमाम नेता बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आपसे अलग नहीं हैं। ये सारी बातें कुछ कहती हैं। सवाल सिर्फ जेडीयू का नहीं है, बल्कि गठबंधन में कितनी एकता है यह मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 45 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस सभी 90 सीटों पर अपने चुनाव प्रत्याशी उतार चुकी है, यानी कि चुनाव लड़ रही है। और 50% सीटों पर जब 45 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के आ गए, मान लीजिए कि 45 सीटों पर यानी कि आधी सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दो हाथ करेगी, जबकि गठबंधन धर्म के मुताबिक तो दोनों दलों को आपस में कोई ना कोई समझौता करके, कोई ना कोई तय करके बाद उम्मीदवार उतारने चाहिए थे। यानी कि कहने को तो गठबंधन के नाम पर ये पार्टियां खुद को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के तौर पर सब अलग अलग हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, तो आम आदमी पार्टी वहाँ भी है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी कोशिश कर रही है। हालांकि उम्मीदवारों की घोषणा तो अभी नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ऐलान कर देगी प्रत्याशियों का, क्योंकि कह रहे हैं कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मिजोरम में भी आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बिखरने के जो संकेत दिख रहे हैं, इसे देखते हुए नीतीश बाबू हताश और निराश हैं, क्योंकि वही तो हैं जो इन सबको एक मंच पर लाए थे। हालांकि उन्होंने भी, मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रपति महोदय के सामने बीजेपी नेताओं से कहा कि हम आपसे दूर नहीं हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष का झंडा उन्होंने इकट्ठा एक बार किया था, झंडा बुलंद किया था, देश भर की यात्रा की थी, लेकिन अब वह गठबंधन की बैठक होते होते किनारे होते गए, क्योंकि जिस मजमे को उन्होंने जमाया था वो मजमा लूट लिया पूरी तरह से कांग्रेस ने, टेक ओवर कर लिया कांग्रेस ने उस मजमे को। और अब सभी फैसले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं। मुश्किलें शरद पवार की भी बहुत बड़ी हुई हैं, क्योंकि वे कई बार गठबंधन के विपरीत लीक पर चलते दिखते हैं। अदानी पर जेपीसी की जांच से दूरी की बात हो या प्रधानमंत्री के डिग्री वाले मामले की, कांग्रेस की रजामंदी के बिना प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने की बात हो, चाहे अदानी के साथ उद्घाटन कार्यक्रम में जाने की बात हो, चाहे, ये सारी बातें इशारा करती हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन को वोटर्स को एकजुट करने से पहले खुद को इकट्ठा होना होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कोई मध्यस्थता हो जाए। अब वो मध्यस्थता किसकी होगी, कब होगी और कैसी होगी, ये सब समय बताएगा, क्योंकि हर सवाल का जवाब समय देता है। और इसी जवाब की प्रतीक्षा में आज के प्राइम टाइम में हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।